अभी हम ये आईपीसी को रिवाइज कर लेते हैं यार। ये मैगजीन है जो मैंने दी है, ये प्रीलिम्स वगैरह में आती है ज़्यादातर, वैसे रोल नहीं है ये। बाई एंड लार्ज जो मेन है वो मैंने तैयार की हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉमन इंटेंशन और 34 रीड विद 149, यही चैप्टर था ना पहला जब हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें कॉमन इंटेंशन का आप लोगों को मेन पार्ट्स मैंने बताए थे। कॉमन इंटेंशन में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है, देन एंड देयर डेवलप हो सकती है। और कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी फिजिकल पार्टिसिपेशन मस्ट है कॉमन इंटेंशन, बट those who are standing outside to help their colleagues, they will also be held liable with the help of 34। ये मैंने आप लोगों को बताया था। कॉमन इंटेंशन में कॉमन इंटेंशन होती है, 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर उनको नॉलेज है या वो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऑफेंस भी वहाँ हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, वो लैंड पे अगर किसी कब्जा, किसी गांव में अगर लड़की को आप किडनैप करने जा रहे हो, उठाने जा रहे हो, तो मर्डर भी हो सकता है ना, आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो अनलॉफुल असेंबली की 141 में डेफिनेशन है, वो आप लोग पढ़ लेंगे, वो डिटेल में उसको देख लेंगे। तो इस पे कॉमन इंटेंशन और 149 पे मैंने आप लोगों को कुछ केसेस भी बताए थे। ध्यान हो तो जागरी वाला केस मैंने बताया था। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? वो लेडी के रूम में कोई आदमी घुस गया था ना, तो गांव वाले बचाने आए थे, पहले कुछ लोग गए, रूम में पिटाई करी, फिर उसको ऊपर उसमें कॉरिडोर में भाग रहा था तो कुछ ने वहाँ पिटाई कर दी, फिर वो कोर्ट यार्ड में चला गया तो कुछ ने वहाँ पिटाई कर दी, अल्टीमेटली ही डाइड। तो जिनकी पिटाई से लास्ट वाले दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, उससे पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने जितना ऑफेंस किया उतने के लिए लायबल होंगे। तो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस के लिए मैंने बताया था। 34 में मैंने बी के घोष वर्सेज एम्परर, पोस्ट मास्टर को गए, गोली मारी, तो उसका बाहर खड़ा था, उनको हेल्प देने के लिए, ही वाज आल्सो हेल्ड लायबल फॉर दैट। और उसमें मैंने आप लोगों को इंदर सिंह का केस बताया था कि वो वहाँ पर गए, किसी के घर पे रोबरी करने के लिए गए, तो उनको चाबी वाबी लेनी थी, उनका लड़का था, उसको लेके, उनको पता चला इनके फादर फील्ड में है, वो वहाँ पे चले गए थे, बच्चे को लेके फील्ड में चले गए थे। तो मीनवाइल उसके दो बेटे थे, बगल में दुकान थी, वहाँ थे, उनको पता चल गया, जैसे वो घर पे गए उन्होंने उनको गोली मार दी, वो मर गया। तो जो फील्ड में बच्चे को लेके गए हुए थे फादर से की लेने के लिए, दे वर आल्सो हेल्ड लायबल विद द हेल्प ऑफ 34। वो ये प्ली नहीं ले सकते कि हम तो मौके पे नहीं थे, उस टाइम फील्ड में थे। महबूब शाह वर्सेज एम्परर, ये मैंने आप लोगों को बताया था। वो हाँ, वो नदी के किनारे वहाँ पर गए हुए थे रीड्स काटने के लिए, तो जिसके खेत में थे उसने मना किया, भाई क्यों काट रहे हो, वो माने नहीं उसकी बात, और वो काट के वापिस जब आए तो जहाँ नाव लगाई तो जिन लोगों ने, जिसने मना किया था उसका भतीजा आ गया, उसने आके उनको कहा तुम तो हमारे यहाँ से लाए हो, तो ही क्राइड फॉर हेल्प, वो उस पर असॉल्ट किया उन्होंने, ही क्राइड फॉर हेल्प। तो उसके एक चाचा और एक व्यक्ति हो, वो जंगल में शिकार करने जा रहे थे। जब उनको पता चला कि ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, दे रश्ड ऑन द स्पॉट। उनमें से एक ने गोली मारी तो पैर पे लगी, दूसरे ने गोली मारी तो उसके शायद लेफ्ट साइड में छाती पे है, शायद मुझे याद आ रहा है, ही डाइड। तो वो जो दो आदमी थे, जिसने छाती में गोली मारी थी, मरा था, वो तो एक्सकाउंटर हो गया था, खैर बाद में भाग गया था, पकड़ा वगड़ा नहीं गया था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वगैरह हो गया था। लेकिन जिसने पैर में गोली मारी थी तो उसने कहा मेरी सिमिलर इंटेंशन थी, रेस्क्यू करने के लिए, कॉमन इंटेंशन नहीं थी। तो ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, क्योंकि उसकी सिमिलर इंटेंशन थी, उसकी हेल्प करनी। एक इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ा अच्छा केस था, डेंटन वर्सेस चैपल का। वो किसी के ऑर्चिड में जाके सेब वगैरह तोड़ने के लिए गए हुए थे, सोल्जर थे, उनका साथी भी था, वो गेट पे खड़ा हो गया और मालिक आ गया बीच में। जब वो वहाँ पर आया उसने अपनी तलवार निकाली, उसको मार दिया, आदमी मर गया था। जो अंदर सेब तोड़ रहे थे, दे वर नॉट हेल्ड लायबल विद द हेल्प ऑफ 34। उन्होंने कहा चूंकि वो छोटी सी बात थी, बागान में सेब तोड़ना कोई ऐसा क्राइम नहीं था कि वो ये एंटिसिपेट कर पाते कि यहाँ मर्डर भी हो सकता है। ठीक है,
एक रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मैंने आप लोगों को केस बताया था। उसमें रात का टाइम था, कुछ लोगों का झगड़ा हुआ, उन्होंने उनको मारा, वो मर गए थे, लेकिन उनके साथ कुछ एक दो लोग थे, बट वो बाई स्टैंडर्ड थे, खड़े हुए थे। उन्होंने कोई वर्ड दे डिड अटर इवन सिंगल वर्ड, ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना उसमें कोई ऑन रिकॉर्ड आया। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी, तो दे वर नॉट हेल्ड लायबल। तो मियरली अकम्पनिंग द अक्यूज्ड पर्सन, a person cannot be held liable with the help of 34 unless until there is pre-arranged to prior meeting of minds is there. Then 149 मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, वो पुलिस स्टेशन पे अटैक करने गए थे ना, मैंने बताया था आप लोगों को। वो कॉमरेड थे, उनका कोई कॉमरेड पकड़ लिया था, वहाँ पर गए उसको छुड़ाने के लिए, थाने में अटैक किया उनको। रात को कुछ पुलिस वाले मर गए, ऑल ऑफ देम वर हेल्ड लायबल। रात का टाइम था, थाने पे अटैक कर रहे हो, तो कुछ लोग ये प्ली नहीं ले सकते कि हमारे पास तो न हथियार था, न हमने गोली चलाई, न कुछ करा, जिसने गोली चलाई विल बी हेल्ड लायबल। क्योंकि रात का टाइम है, थाने पे जा रहे हो, तो यू कुड हैव एंटिसिपेट। 149 में यही है ना, ये आप एंटिसिपेट भी कर सकते हैं, सेक्शन को पढ़ेंगे। मेरे को मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला केस मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें किसी के फील्ड पे गए थे, वो कब्जा करने के लिए गए थे वहाँ पर। तो जब आप किसी के खेत पे कब्जा करने के लिए जाएंगे और किसी की फसल काटने जाएंगे, वहाँ सरेआम कर रहे हैं जहाँ पे, तो ऐसे में मर्डर भी हो सकता है। एक कबीर सिंह का केस था, मैंने आप लोगों को बताया था। जब तक आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। वंस यू आर रिटायर्ड एंड यू आर नो मोर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल आफ्टर दैट इफ एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जब वो इकट्ठे गए, मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को। मान लीजिए दो ग्रुप में फाइट होगी, एक आदमी को थोड़ी चोट आई, दूर जाके बैठ गया, अरे भाई हमारे बस का नहीं है, उसके बाद मर्डर हो गया, तो ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। देन 76 मैंने आप लोगों को बताया था, और 79 76 में आप लोगों को मैंने बताया था, अगर ड्यू केयर एंड अटेंशन है, देखो 76 में डिसऑनेस्ट इंटेंशन या नॉलेज ऐसे वर्ड नहीं है, गुड फेथ है। और गुड फेथ ड्यू केयर एंड अटेंशन होता है, वो होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। 76 में बाउंड बाय लॉ है, और 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। उसमें शिव मंगल सिंह वाला एक केस मैंने आप लोगों को बताया था। वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट की प्रॉब्लम बढ़ रही थी, उन्होंने कई ऑफिसर को, पुलिस वालों को भी मार दिया था, किसी और सिविल सर्वेंट को भी मार दिया था, तो वहाँ बड़ा टेंशन का माहौल था। नेक्स्ट डे वो पेट्रोलिंग पर गए हुए थे, उन्होंने एक झाड़ी के पीछे देखा कुछ क्रिमिसीज वगैरह हो रही थी, हलचल हो रही थी, उनको लगा नक्सलाइट, उन्होंने फायर करा, एक इनोसेंट आदमी मारा गया, तो दे वर नॉट हेल्ड लायबल फॉर दैट, क्योंकि ड्यू केयर एंड अटेंशन था। उनके माइंड के बैकग्राउंड में वो नक्सलाइट वाली प्रॉब्लम चली रही थी, और ड्यू केयर एंड अटेंशन उन्होंने रखा, पूरा अपनी तरफ से कोशिश की। रात का टाइम था, ठीक है, दे वर नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। 79 जस्टिफाइड बाय लॉ। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा, मैंने आप लोगों को बताया था कि घोस्ट देखेंगे, और वो वहाँ गए, रात का टाइम था, वहाँ पर कोई लेडी थी, बाल खोल के अपना डांस वांस कर रही थी, उसको किसी ने बता दिया होगा तुम बच्चा नहीं हो रहा, रात के टाइम चले जाओ न्यूडिटी में, न्यूड पोजीशन में आप वहाँ रात के टाइम में डांस वांस करो, तो आपको बच्चा हो जाएगा। तो वहाँ बड़ी चर्चा थी कि घोस्ट देखने जा रहे हैं। राम बहादुर थापा इलिटरेट आदमी था, और उसके साथ उन्होंने कहा मैं आपको घोस्ट दिखाता हूँ, बाबूजी चलो। वो देखने के बाई दी वे चांस की बात है कि जिस दिन घोस्ट नजर आते हैं ज़्यादा, दिन भी वही था, आई थिंक शुक्रवार था, जो मुझे ध्यान आ रहा है, शुक्र या बृहस्पति, जो भी दिन था वो देख लेना, मैंने नोट करा रखा। थर्सडे, हाँ चलो थर्सडे होगा। तो एक्सीडेंटली दिन भी थर्सडे का ही था, और उसके पास खुरकी थी, वो गया कि घोस्ट है, और उसने इनडिस्क्रिमिनेटली उसको मारा, लेडी डाइड। चूंकि वो घोस्ट को मार रहा था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था उसका, मिस्टेक ऑफ लॉ भी था, ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर एंड ही गॉट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 79। बोंदाकुई वर्सेस एम्परर, उसमें भी यही था कि वो लेडी ह्यूमन डांसिंग कर रही थी, कंप्लीट न्यूडिटी में थी, तो उसको लगा कि भाई ये वो है, घोस्ट है ये, और उसने उसको मार दिया था। बाद में उसको पता चला कि उसके शायद भाई की वाइफ थी, शी वाज वाइफ ऑफ हर
वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, हाँ उसकी थी, शी गोट बेनिफिट। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का आपको मैंने बताया था, इनकेपेबल होना चाहिए, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट व्हाट ही इज डूइंग, एक पार्ट। दूसरा पार्ट आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। मैंने स्पेसिफिकली ये क्लैरिफाई करके आप लोगों को बताया था, अगर आदमी को पता है कि नेचर ऑफ एक्ट पता है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर उसको ये नहीं पता है कि ये रॉन्ग है बट ये पता है कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ही विल बी हेल्ड लायबल। अगर उसको ये पता है कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, सॉरी उसको ये नहीं पता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ है बट ये पता है ये रॉन्ग है, इवन देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर हिज ऑफेंस। बट जहाँ जहाँ बेनिफिट मिला है वहाँ आप लोग देखेंगे जो इंटरप्रिटेशन आया है वो जजमेंट्स में इस तरीके का आया है कि he was not knowing the nature of his act and he was not knowing that it is wrong, और उस पर साइलेंट रहेंगे contrary to law है। ये देखना जरा जजमेंट्स में आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का। तो वहाँ पे उस पर मैंने आप लोगों को जजमेंट लक्ष्मी वर्सेस स्टेट एक मैंने जजमेंट बताई थी, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के एन शाह मैंने बताया था, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के एन शाह। वो 8 साल का बच्चा था ना, उसका उसको लगा कि भाई राइट्स वगैरह हो गए थे, उसका घर वर जल गया था, तो डिरेंज स्टेट और माइंड में था, उसने एक दिन अपने बच्चे को मार दिया, जंगल में गया, उसको छिपा छुप के वहाँ पर आया था। तो वहाँ पर ये हुआ था कि अगर आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑफ माइंड है वो कम्प्लीटली लॉस्ट होनी चाहिए। सिंपली ये मानना कि भाई राइट्स में घर जल गया जी, मैं तो पागल हो गया था, ये वो वगैरह, यू वोंट गेट द बेनिफिट। असीरुद्दीन उसने कहा था ना कि सपना आया था, बलि दे दी थी, तो कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसे तो हर केस में हर आदमी कह देगा कि मुझे तो सपना आया था, तो इसलिए ये केस असीरुद्दीन वाला ओवर रूल कर दिया था लक्ष्मी वर्सेस स्टेट में। हालांकि उसमें असीरुद्दीन में बेनिफिट दे दिया था उसको, कि सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया था, ही वॉज नॉट नोइंग दैट इट इज रॉन्ग, इसलिए बेनिफिट दे दिया था, क्योंकि सपने में आया था ना, कमांड थी उसको। एम्परर वर्सेस गॉड का वो सबको मारता चला जाता है ना, लगातार जो मिला उसी को मार दिया था उसने, घर पे मार दिया, फिर रास्ते में जो मिला उसको मार दिया, फिर रिलेटिव को मार जा रहा था, कह रहा था उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसमें अगर इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग आप और कोई मोटिव नहीं है और आप मारते काटते चले जाते हैं तो ये नहीं कह सकते अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। गैरोन अली, ये गैरोन अली वो कह रहे थे ना कि पीरानी में उसकी बड़ी श्रद्धा थी कि एक बलि दे दो, एक तो दी एक और दे दी। उसने कहा आपने तो एक मांगी थी, मैंने तो 2 लाके दे दी। तो उसमें ये हेल्ड हुआ कि ही वॉज नॉट नोइंग दैट इट इज रॉन्ग एंड ही गॉट द बेनिफिट। एक निरुक्ति वाला मैंने केस बताया था, 2 साल की बच्ची थी, उसको लगा ये डेविल आ गई है, उसने उसको इतना मार दिया, उसका कीमा बना दिया था। बेनिफिट इंटॉक्सिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, इंटॉक्सिकेशन नॉलेज इम्प्यूट किया जा सकता है। और अभी मैं इंसैनिटी बता रहा था ना, हाँ यस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए, मेडिकल इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए। जब ऑफेंस कमिट हो रहा है उस टाइम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का होना चाहिए। उससे 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद भी साउंड माइंड है तो ही विल गेट द बेनिफिट। लेकिन अगर 2 मिनट पहले वो अनसाउंड माइंड का है, 2 मिनट बाद भी अनसाउंड माइंड का है, लेकिन जब वो ऑफेंस कमिट कर रहा है अगर उस टाइम साउंड माइंड का है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर हिज ऑफेंस। इसलिए मेडिकल इंसैनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल इंसैनिटी। इंसैनिटी पे मैंने मैग्नोटस रूल भी आप लोगों को बताया था, कई प्रीलिम्स में आ जाता है इंसैनिटी से रिलेटेड, तो मैग्नोटस रूल है वो उसमें चलता है। इंटॉक्सिकेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉलेज इम्प्यूट किया जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। नॉलेज को आप इम्प्यूट कर सकते हैं और फिर बाकी चीज़ों को अगर रिलेट करके देखें तो नॉलेज में भी कन्वर्टेड इनटू इंटेंशन ऑल्सो। इसमें वो केस था वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। वो आर्मी का रिटायर्ड आदमी था, किसी शादी में गया था, बच्चा चेयर पे बैठा हुआ था, उसने कहा तुम यहाँ से उठो, वो उठा नहीं, उसने उसको गोली मार दी। उसके बाद नंबरदार के पास आए, मैंने ऐसे ऐसा कर दिया, मुझे बचाओ। तो जो सर्कमस्टांसिस था उससे नॉलेज उसने वो गैदर करके और नॉलेज इम्प्यूट कर दिया गया था और उसने इंटेंशनली बच्चे को मारा था। ही वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर।
इसके बाद हमने क्या किया था, हाँ इसके बाद हमने किया था नहीं, वो हमने गलती से कर दिया था, बट पहले राइट टू प्राइवेट डिफेंस था उससे पहले। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में 96 to 106 तक है जो आपके सेक्शन है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप कोई भी ऑफेंस कमिट करते हो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की मैंने बैकग्राउंड बता दी थी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया है, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हर एक आदमी को प्रोटेक्शन दे, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हर आदमी को दिया गया है। ब्रिटिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंस बता दिया था। वहाँ कहते हैं भाग जाओ पब्लिक अथॉरिटीज के पास छोड़ के मौके पे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप पे कोई असॉल्ट कर रहा है, यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। डिफेंड करने के लिए दो चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं आप, अपनी बॉडी का, दूसरे आदमी की बॉडी का भी, किसी भी ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट जो कि ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, तो दोनों का राइट है। ऐसे ही अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का राइट है, दूसरे की प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का राइट है। लेकिन उसमें आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होता है, कब एंड हो जाता है। कमेंस तब हो जाता है जब रियल, प्रेजेंट एंड इमिनेंट डेंजर हो किसी चीज़ का, एप्रीहेंशन उसका आ जाए। अगर ऑफेंस का एप्रीहेंशन जैसे ही आ जाता है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है। और जैसे ही आपका ये रियल, इमिनेंट एंड प्रेजेंट डेंजर का एप्रीहेंशन समाप्त हो जाता है, इट इज को टर्मिनस विद दैट, वहीं आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप एक्सीड नहीं कर सकते। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को गोल्डन, अब क्वेश्चन ये आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कितना फोर्स आप यूज कर सकते हैं। गोल्डन स्केल्स में उसको आप वे नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप एक्सीड भी कर सकते हैं। उसकी रीजनिंग दी गई है, क्योंकि जब आप पे असॉल्ट हो रहा है तो आपका मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो इतना डिस्टर्ब होता है उस टाइम पे, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप स्टेप बाय स्टेप और टायर बाय टायर आप अपना वो यूज करेंगे, फोर्स यूज करेंगे। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि इवन देखिए उसमें एक आई थी ना एक्सेप्शन, जैसे 82, 83, 84, 85 का मैंने बताया था ना आप लोगों को। 7 ईयर से कम बच्चा ऑफेंस कमिट करेगा, ऑफेंस नहीं माना जाता। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ है, अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। 83 में 7 to 12 अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, ऐसे लोग अगर कोई ऑफेंस करेंगे ऑफेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट है, जहाँ ऑफेंस हो वहाँ अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के। लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को और बताया था इसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कि पब्लिक, अगर आपके पास टाइम है टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, तो आपको वहां जाना चाहिए, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मैंने एग्जांपल भी दिया था, मान लो कोई आदमी पर्स छीन के भाग रहा है मार्केट में, उसको फॉलो कर रहा हूँ, रास्ते पुलिस वाला मिल गया, मैं कहूँगा उसको पकड़ो, मुझे उसको फॉलो करके मारपीट नहीं करनी चाहिए। आई शुड हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज इन केस आई हैव द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मैंने आप लोगों को बता दिया था सारा। इसमें एग्रेसर को कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। इसमें मैंने किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला केस आप लोगों को बताया था। वो उसके घर पे आकर उसको अटैक कर रहे थे, अपने घर के बाहर डिगिंग विगिंग करा रहा था उसके अंदर। मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मियर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से आप अपने राइट को अगर दिखा देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। कोर्ट में अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली भी अगर नहीं ली है, अगर ऑन रिकॉर्ड आ गया है, तो कोर्ट इज बाउंड टू कंसिडर इट। देवेंद्र नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसी में ये डिस्कस हुआ था कि गोल्डन स्केल्स में नहीं लाया जा सकता, डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, एवरीथिंग वाज हेल्ड इन दैट। देन पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज की पोजीशन में आ जाता है और सेटल्ड पोजीशन में आ जाता है, भले ही मैं ओनर हूं उस प्रॉपर्टी का, अगर मैं ओनर हूं प्रॉपर्टी का और दूसरे आदमी ने कब्जा कर लिया,
लेकिन वंस ही इज इन सेटल्ड पोजीशन, अगर मैं उसका कब्जा लेने जाऊंगा, ही विल हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट मी ऑल्सो। ठीक है, तो वहां आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं तो ओनर था प्रॉपर्टी का। अगर इसमें सही मायने में देखा जाए, इसको दूसरे एंगल से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। हमने कहा अगर आपके पास टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज अगर वो है तो वहाँ आपको जाना चाहिए। जब एक आदमी सेटल्ड पोजीशन में आ गया है तो आप पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, सूट फॉर पोजीशन फाइल करो, तो आप ये कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट उसको दिया गया है। अगर मान लो किसी आदमी को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गई है, अगर किसी आदमी को इन्फॉर्मेशन मिल गई है पहले से कि वो आदमी आ रहा है मेरे घर के अंदर, अटैक करने भी आ रहा है, मुझे पता भी है, ये नहीं है कि मैं जाऊंगा पुलिस के पास। अगर वो आ जाता है, जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया गया था, पहले से इन्फॉर्मेशन आ गई थी, केस में मैंने बताया था ना कि कल तुम्हारी फसल को चुराएंगे, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कॉमन आदमी से कि भाई उसको आ ही जाएंगे, और वो रात को फिर 2-3 बजे सवेरे चले गए वहाँ उसकी फसल काटने, ही वेंट देयर, तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिला था। ये नहीं कह सकते आपको पहले से इन्फॉर्मेशन थी तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, क्योंकि रीजनेबल मैन का स्टैंडर्ड चलता है, ये नहीं माना जा सकता है। वो कैसे मान लेता है, कोई आदमी आगे बता दे ऐसे कि अब मुझे यहाँ कोई आदमी कह दे कि भाई आपके तो चैम्बर में ना चोरी होएगी रात को आज, ठीक है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, या कैमरे सिक्योरिटी सारा सब कुछ। एनीवे, उसके बाद अगर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एब्डक्शन कर रहे हैं आप, वहाँ भी मिलता है। सेक्शन 100 का मैंने आप लोगों को बताया था, इट में एक्सटेंड अप टू किलिंग ऑफ ए पर्सन, डेथ कोज करने के लिए भी। विश्वनाथ वाला केस था, अपनी वाइफ को ससुराल में लेने गया था, खींच रहा था, उसके साले ने उन्होंने अटैक कर दिया, ही डाइड देयर, दे एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि वो लेडी को उठा के बाहर लेके जा रहा था। सेक्शन 100 में आप देखेंगे कैन बी एक्सरसाइज अप टू द एक्ट ऑफ किलिंग ए पर्सन। देन अमजद खान वाला था, वो मैंने अमजद खान वर्सेस स्टेट, राइट्स हो गए थे, वहाँ सिंधी और मुस्लिम्स की दुकानें थी, और सिंधी ने मुस्लिम्स की काफ़ी दुकानें जला दी थी, घरों पे भी आक्रमण कर दिया था, भीड़ इकट्ठी हो गया, अमजद के घर पे आ गई थी, और अमजद को एक खतरा था कि मेरे घर का ताला तोड़ेंगे, मेरे घर के अंदर घुस जाएंगे, अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो उसने गन चला दी, गन से 1-2 लोग मर गए। ही गॉट द बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि रियल इमिनेंट एंड प्रेजेंट डेंजर था वहाँ। उसके बाद अब आ जाओ 299 और 300 पे, 299 और 300। 299 कल्पेबल होमिसाइड है, 300 मर्डर है, ठीक है। तीनों इंग्रेडिएंट बाई एंड लार्ज आप देखेंगे सिमिलर है। पहले भी इंटेंशन है किलिंग करने की, उसमें भी इंटेंशन है। इसमें ये कि उसको नॉलेज है, इंटेंशन है उसकी, और उसको लग रहा है कि इन दो सर्कमस्टांसेस he had the intention and he is likely to cause the death, ठीक है। और थर्ड में नॉलेज है, उसमें फोर्थ में नॉलेज है, 300 में फर्स्ट में इंटेंशन है, सेकंड में वो है likely to cause death, थर्ड में ये इंजरी, intended injury inflicted and that injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, और फोर्थ में उसका नॉलेज है, लेकिन उसमें एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, ठीक है, और विदाउट एनी एक्सक्यूज होना चाहिए, ठीक है। वो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, कल्पेबल होमिसाइड में मैंने आप लोगों को बताया था इमीडिएट एंड डायरेक्ट होना चाहिए। अगर किसी आदमी को आपने इंजरी पहुंचा भी दी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहा है और मर जाता है, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ये प्ली नहीं ले सकते, इसने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया था। उसमें इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने वो गड्ढा खोद के उसके ऊपर कुछ डाल दिया था, यहाँ से आएगा गिरेगा तो मर जाएगा, वो हो गया था, तो उसमें कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। और मैंने आप लोगों को दोनों में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई थी, 299 और 300 में जो मेन डिफरेंस है वो इंटेंसिटी का है, प्रोबेबिलिटी का है। जहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑफेंस की, वहाँ मर्डर होगा, जहाँ कम है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, जहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो वहाँ मर्डर होगा, जहाँ कम है तो वहाँ
कल्पेबल होमिसाइड होगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था कि एक आदमी दूसरे को मारना चाह रहा था, झोपड़ी में आग लगा दी, जो बचाने आ रहे थे तो उनको भी उन्होंने रोका, तो वो 300 की क्लोज 1 में ही वाज हैंड लायबल। और दोनों में जो डिफरेंस दिया हुआ था पुनैया में और गोविंदा में, आर वर्सेस गोविंदा और पुनैया वाले केस में 299 और 300 में डिस्टिंग्विश किया गया था, डिफ्रेंशिएट किया गया था। और मैंने आप लोगों को फिर ये भी बताया था कि फलानी गोडान वाला केस बताया था कि उसने प्लग से उसको मारा, वाइफ को, उसको लगा मर गई है, उसको टांग दिया एविडेंस रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसका मेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं था। ही वाज हेल्ड लायबल फॉर जितना इंजरी उसने उसको पहुंचाया था। अगर ग्रीवियस हर्ट किया तो ही वाज हेल्ड लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट ओनली। चतुर्नाथ वाला केस था, रात को उनका झगड़ा हुआ था, उसने डंडा मारा वाइफ को, वाइफ की गोद में बच्चा था, वो बच्चे को लग गया, वो बच्चा मर गया। ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट ओनली। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्टिंग्विश मैंने बता दिया, आर वर्सेस गोविंदा और पुनैया वाला केस हो गया। फिर इसमें आप लोगों को हरजिंदर सिंह वाला केस था, एक आदमी को काफ़ी सारी इंजरी पहुंचा दी थी, इंडिविजुअल इंजरी वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज द डेथ और cumulative effect of the injury it was sufficient in the ordinary course of nature to cause death, then he was held liable. Injury includes plurals also। बिरसा सिंह वाला केस था, उसने उसको इंजरी मारा था, स्पीयर हेड मार के पेट में घुमा भी दिया था, इंटेंडेड इंजरी थी एंड इंटेंडेड इंजरी वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज दैट, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस पुनैया, बस का फॉलो किया था, उनका आदमी था, बस को रास्ते में रुका, उसको नीचे उतारा और 19 इंजरीज उसको पहुंचाई, उससे वो मर गया। उन लोगों ने प्ली ली, इंडिविजुअल इंजरी वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज दैट बट इंजरी इंक्लूड्स प्लूरल्स, cumulative effect of the injury was sufficient to cause that they were held liable for murder। कपूर सिंह वाला केस था, उसमें भी 18 इंजरी थी, बट उसमें कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था कि इंडिविजुअल इंजरी वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज दैट डेथ, और उसको उसका बेनिफिट दे दिया था कि कल्पेबल होमिसाइड है, इट वाज ए रॉन्ग डिसीजन क्योंकि इंजरी इंक्लूड्स प्लूरल्स ऑल्सो। राजवंत सिंह वो गए थे ना, उसको पकड़ा खेत में, नाक में बीट डाल दिया था, उसको मुंह पे पट्टी लगा दी, हाथ पैर बांध दिए, उसके ही डाइट, तो दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। किशन वाला केस हो गया था, देन क्लोज 4 पे अक्सर केस जब भी आता है वो 300 की 3 और 4 पे ही आएगा, वैसे 3 पे ही ज्यादा चांसेस होते हैं आने के अक्सर। ठीक है, तो 4 में एम्परर वर्सेस दिराजिया और ग्यारसी भाई का मैंने केस बताया था। एम्परर वर्सेस दिराजिया में उसको बेनिफिट मिला था क्योंकि उसका हस्बैंड से झगड़ा करके आई थी, वो हस्बैंड उसको फॉलो कर रहा था और शी वाज इन स्टेट ऑफ पैनिक, शी जंप्ड इनटू द वेल अलोंग विद हर किड्स, वो बच गई, बच्चे मर गए, शी गॉट द बेनिफिट और वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हुई, नॉट फॉर मर्डर। और ग्यारसी भाई में ननद के साथ झगड़ा करके आई थी, बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, शी वाज नॉट इन स्टेट ऑफ पैनिक, she did get the benefit, she was held liable for murder, बच्चे मर गए थे, सी बच गई थी। फिर मैंने कलियप्पा गोडान का आप लोगों को केस बताया था, दूसरे की वाइफ को मारने के लिए गए थे कि उसको मारना है, डे 1 से उनका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनका मेंसिरिया था, वो गए, उन्होंने उसको मारा तो बेहोश हो गई, उनको लगा ये मर गई है, फिर उनको वो जाके रेलवे लाइन पे डाल दिया। उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई, वो आई कि उनकी इंजरी से वो नहीं मरी थी, वो उससे रेलवे वो जब कटी उसकी गर्दन तो उससे उसकी डेथ हुई थी, बट दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर क्योंकि यहाँ पर मेंसिरिया बिगिनिंग से, फलानी गोडान में मेंसिरिया बिगिनिंग से नहीं है, यहाँ है, ये दोनों चीज़ों में अंतर है। और दूसरा केस था, वो उसकी वाइफ को मारना चाह रहे थे, उसके हेड में पंक्चर कर दिया था, फिर कुएं में डाल दिया, वो डूब के मर गई थी, उसमें मेंसिरिया था, चूंकि उसको मारना ही चाहते थे, उनको पंक्चर किया, उसको हेड को उनको लगा मर गई, कुएं में फेंक दिया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट आई कि वो पंक्चर से नहीं मरी थी बल्कि डूबने से मरी थी, क्योंकि मेंसिरिया उनका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग था, दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। देन थम्बानीज केस, ये थम्बानीज केस ही तो बता रहा था मैं,
वाला केस मैंने बताया आप लोगों को। पलानी गोडान तो पहले ही बता दिया। कलियप्पा वाला केस मैंने आप लोगों को बताया। कलियप्पा वाले में बताया ना कि वो बेहोश होकर रेलवे लाइन पे डाल दिया करने से मरी। उसके बाद ये कुएं वाला थम्बानीज केस हो गया, हेड में पंक्चर कर दिया उसको। और एक इंदू बेग वाला भी केस था, वाइफ को उसने मारा था। थ्री 300 की एक्सेप्शन थी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कब मानी जाएगी? जब रीजनेबल मैन देखा जाएगा कि अगर उस रीजनेबल मैन का स्टैंडर्ड माना जाएगा उन्हीं हालात में, वहां पर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होना चाहिए। सेम सर्कमस्टेंसेस में सेम जगह कूल डाउन का पीरियड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वर्ड्स और जेस्चर्स भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। मेंटल बैकग्राउंड वो भी आ सकती है। एक आदमी केसेस मैंने आप लोगों को बता रखे, मैं वैसे ही बता देता हूँ। वो हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, उसका फ्रेंड था, वो उसे मना किया कि तू पैरामर से मत मिलो। उसके बाद नहीं मान रही थी, वो लेके कहीं दूसरे गांव में शिफ्ट कर गया था। वहां जाके भी देखा तो दोनों इकट्ठा लंच कर रहे थे, उसने उसको मार दिया था। ही गॉट द बेनिफिट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और वो मैंने बताया था, वो अपनी साली के यहाँ गया हुआ था, उसे पीप करके देखा कि वो उसके एक ही चारपाई पे सोए हुए थे, अंदर देखा और कुछ देर बाद आया, साइड में उसके लेटा हुआ था। उसको कुछ देर पहले क्या कर रहा था, अब ये मेरे पास बगल में आके लेटा हुआ है। तो ही गॉट द बेनिफिट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और एक केस में जैसे वो वाइफ थी, वो अपने शिवाजी इन अडल्ट्री, जब हस्बैंड ने उसको रोका तो उसने उसको कसम खा के कहा मैं आई विल कंटिन्यू इट, मैं ऐसे ही करूँगी। ही किल्ड हर, ही गॉट द बेनिफिट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मंगलसूत्र फेंक दिया था वाइफ ने जाते हुए, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अख्तर को बेनिफिट मिला था कि मेरे माता पिता के सामने, मेरे माँ बाप के सामने गाली गलौज किया था, तो ही ऑल्सो गॉट द बेनिफिट। बालकू वाला केस था वो, केएम नानावती वाला तो पता ही है आप सब लोगों को। और उसमें कूल डाउन का पीरियड था, क्योंकि अपने शिप पे गया, रिवॉल्वर लेके आया था, उसके बाद वही कूल, ठीक है। एक एक्सेप्शन जो 5 है, इस पे एक केस में बता देता हूँ आप लोगों को। दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो 3 बार फेल हो गया। हस्बैंड वाइफ ने कहा कि भाई, उसने कहा मैं तो अब जीना नहीं चाहता हूँ। वो कहने लगी ठीक है, पहले मुझे मार दे फिर अपने आप को मार लियो। तो उसने वाइफ को मार दिया, तो और खुद मरा नहीं, डर गया फिर खुद मरने। बट ही गॉट द बेनिफिट। हालांकि इसमें डिफरेंस है कि 87 में भी देखो, कोई आदमी अगर कंसेंट देता है, 87 पढ़ेंगे ना आप भाई, मान लो कोई आदमी स्वॉर्ड से खेल रहा है किसी के साथ, उसमें इलस्ट्रेशन है ऐसा शायद, एक दूसरे को स्वॉर्ड से, और स्वॉर्ड लग गया, आदमी मर गया, उसे कंसेंट दी हुई है। या 2 पहलवान है, कुश्ती लड़ रहे हैं, एक ने उठा के सिर पे नीचे से फेंक दिया, गर्दन गिरी, टूट के मर गया, तो कंसेंट 87 से कवर होता है। तो 87 में इसमें डिफरेंस है, क्योंकि 87 में कहीं भी मेंसिया नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत मेंसिया है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो इसमें कंसेंट माने जाते हैं मर्डर में? थेफ्ट क्या हुआ? तो मर्डर में भी कंसेंट मानी जाती है? इसमें मर्डर में जो सुसाइड में कंसेंट नहीं होती। सेक्शन 300 रीड एक्सेप्शन 5। मैं आज उस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं एक पढ़ के बताऊंगा, पढ़ना उसको। सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 5 पढ़ो एक बार, यू विल गेट द आंसर। थेफ्ट में मैंने आप लोगों को बताया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरी पोजीशन में होनी चाहिए, उससे निकाल के उसमें मूवमेंट होना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने इसका ग्लेरिंग एग्जांपल ये दिया था, बस में जाते हुए कोई लेडी नेकलेस पहन रखा, उसने नेकलेस काट दिया, नेकलेस हल्का सा गर्दन से जैसे ही हटा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, थेफ्ट कंप्लीट होगी। दूसरे घर में गए, उसकी प्रॉपर्टी उसी के घर के अंदर उसको रिंग मिल गया, कारपेट के नीचे रख के आ गया कि बाद में लेके चला जाऊंगा, इसको जो मौका लगेगा, थेफ्ट हो गया। और उसमें के.एन. मिश्रा वाला केस, के.एन. मेहरा वाला केस था, वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन लेके उड़ गया था ना ऊपर, उसको परमिशन नहीं थी, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। फिर उसमें अगर कोई भी मूवेबल चीज, मछली का तालाब है, अगर उसके अंदर मछलियां हैं, जब तक वो उसमें घेरे के अंदर है, दायरे में सर्कमस्क्राइब्ड है, वहां से निकालोगे तो थेफ्ट होगी। लेकिन अगर वो ओवरफ्लो होकर बाहर चली जाती है तो उसकी थेफ्ट भी मानी जाएगी, क्योंकि आपकी पोजीशन में नहीं रही है अभी,
अगर कोई गांव के बगल की गाय भैंस चरने आ रही है और आपको लगा कि इनमें से एक बांध लेता हूँ, ठीक है, उसको बांध लिया तो थेफ्ट के लिए लायबल हेल्ड हुआ। क्यों? क्योंकि गाय भैंस अपने घर जा सकती थी। उसने सोचा कि अब ये ऐसे ही घूम रही है तो मालिक कौन है इनका कौन नहीं मुझे नहीं पता था किसकी पोजीशन में है, से कंटिन्यूसली पोजीशन के अंदर। मैंने पोजीशन ओनरशिप को उस टाइम आप लोगों को बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया था। यू शुड नो दैट थेफ्ट इज अगेंस्ट पोजीशन, नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। और रेलवे स्टेशन वाले में मैंने टिकट वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। जो टिकट ले रहा था आगे खड़ा होता आरवर टोलसन, वो उसको 500 रुपये दे दिए, मेरी भी टिकट ले लो, पैसे लेके भाग गया। ही वाज हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। और ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, बैग किसी आदमी को पकड़ा दिया, चोर को पकड़ना था, अगर वो लेके भाग जाता तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा। मैंने डिस्टिंग्विश करके आप लोगों को बताया था क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पर्पजफुली उसको दिए थे पैसे टिकट लेने के लिए। यहाँ वो भागता हुआ बैग मुझे दे के चला गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया बैग का करना क्या, यानी कि वो इनोसेंटली मेरी पोजीशन में आ गया है, इसलिए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ था। और थेफ्ट में मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप खुद भी ओनर हैं तो भी थेफ्ट मानी जाएगी। अगर मान लीजिए वॉच रिपेयर करने के लिए दी है और मैंने पैसे नहीं दिए और उसके पैसे वो उठानी दुकान पर मैं लेके आ गया तो थेफ्ट होगी। लेकिन अगर मैं एडवांस में पैसे दे रखे मैंने उसको रिपेयर के, तब मैं अगर लेके आ गया तो तब थेफ्ट नहीं मानी जाएगी, राइट। वो मैंने फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने अपना कोट या पैंट उसके लिए दे दिया आयरन करने के लिए, उसको आयरन करने वाले को, और उसकी जेब में 100-200 रुपये चले गए, उसे निकाल के यूज कर लिए, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। लेकिन अगर मैंने अपनी टेबल किसी कारपेंटर को बेच दिया, उसके ड्रॉअर में कुछ मेरे पैसे चले गए, उसने यूज कर लिया, देन इट विल बी केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। चूंकि आई एम नो मोर इन पोजेशन, चूंकि बेच दिया मैंने उसको, अब उसके पास वो आ गया है। लेकिन मैंने अगर उसको दिया आयरन करने के लिए कपड़ा, तो कपड़ा जो मेरा गया कंटिन्यूसली अब मैं पोजेशन। हाँ, हायर परचेज वाले पे मैंने आप लोगों को बताया था, रैनसम वर्सी त्रिलोकीनाथ ये केस बताया था। हायर परचेज पे जैसे गाड़ियां खरीदते हैं हम लोग, हायर परचेज पे खरीदते नहीं सब लोग गाड़ियां, लोन लेते हैं जो गाड़ियों पे, हायर परचेज यही तो होता है। और क्या होता है, जो लोन पर कार खरीदते हैं वो हायर परचेज ही कहलाती है। तो मेरी पोजीशन में आ गई है, अब वो मैंने लिस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी, डिफॉल्ट हो गया, वो अपने आदमी भेज देते हैं, रिकवरी एजेंट गाड़ी लेकर उठा के लेके चले जाते हैं, तो वो थेफ्ट कहलाएगी, चूंकि मेरी पोजीशन में इस टाइम वो गाड़ी। इवन मेरा ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, स्टिल आई एम इन द पोजीशन। अगर मेरा ड्राइवर भी कंसेंट दे देता है, he is not empowered to give the consent, क्योंकि कंटिन्यूसली पोजीशन में मैं हूँ। अगर ड्राइवर की कंसेंट लेके वो कई बार क्या करते हो, ड्राइवर से लेटर लिखवा लेते हैं कि भाई डिफॉल्ट में मैं कंसेंट ले रहा हूँ, ले जाओ गाड़ी, या ड्राइवर को धमका देते हैं, जो भी होता है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता, उसमें थेफ्ट का केस होगा। मूवमेंट में मैंने इलस्ट्रेशन भी बताया था, उसके अंदर था जैसे वो कुत्ते को हम टुकड़ा डाल देते हैं जैसे आ गया, या मैंने बैलगाड़ी वाला उदाहरण दिया था। वो शहर में गया हुआ था, बैलगाड़ी थी, बैल उसको बैल को डंडा मारा हल्का सा, बैल मूव कर गया, चारा था आगे आ जाओ तो मैंने जाऊँगा, जैसे ही बैल ने मूव किया तो थेफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही कुत्ते का कोई किसी का पेट डॉग है, मैं उसको टुकड़ा डाल रहा हूँ, ले जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने उसको टुकड़ा डाला वो थोड़ा भी आगे चला, अगर एक स्टेप भी आगे चल गया तो मूवमेंट हो गया, थेफ्ट हो जाएगी उसके अंदर कंप्लीट, ठीक है। और एक्सटोर्शन थेफ्ट की एग्रावेटेड, सॉरी नहीं, थेफ्ट में क्या है, देखो थेफ्ट में क्या है, आपने पोजेशन से ले लिया दूसरे की डिसऑनेस्ट इंटेंशन से विदाउट हिज कंसेंट। एक्सटोर्शन के अंदर क्या होता है कि आपने उसको फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए और उससे वो डिलीवरी करेगा, ठीक है, डिलीवरी करेगा प्रॉपर्टी, डिलीवरी मस्ट है वहाँ पर। अगर मान लो एक आदमी को हमने पकड़ लिया और उसकी जेब से पैसे निकाल लिए तो थेफ्ट ही कहलाएगी, जबकि उसको काख में दबा रखा है, ठीक है। अगर हम उसको फियर ऑफ इंजरी देते हैं तब वो हमें डिलीवरी देता है तो वो एक्सटोर्शन कहलाएगा। जैसे ट्रेन के अंदर कोई आदमी कट्टा दिखा के कहता है कि हाँ जो जो माल है बहन भाइयों निकालो सब इसमें डाल दो,
तो 2 आदमी ले लेते हैं 34 और थेफ्ट हो जाएगा और एक्सटॉर्शन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म है रोबरी। थेफ्ट हो या एक्सटॉर्शन हो, दोनों में भी कन्वर्टेड इनटू रोबरी। तो रोबरी कहाँ होगी? जहाँ थेफ्ट करते टाइम इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हार्ट, इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और इंस्टेंट हर्ट। अगर ये 3 चीजें हैं तो रोबरी हो जाएगी, लेकिन इंस्टेंट होना चाहिए, रिमोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और रोबरी की एग्रावेटेड फॉर्म है डकैती। जब 5 से ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं, इंस्टेंट डेथ हो, वो मैंने एग्जांपल और इलस्ट्रेशन भी आप लोगों को बताया। एक आदमी ने दूसरे का बच्चा गोद में उठा लिया, कहा गया तो ये पर्स मुझे दो या नथुलाल को दो, नहीं तो तेरे बच्चे को जमीन में फेंक दूंगा, इंजरी पहुंचा दूंगा, नीचे फेंक दूंगा उसको। वो दे देता है तो डिलीवरी हो जाती है उसमें। अगर इंस्टेंट डेथ, उसमें अगर इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल हर्ट अगर है, अब इंस्टेंट डेथ का अगर वो कहता है कि बच्चे को मैं नीचे फेंक दूंगा तो रोबरी हो जाएगी। लेकिन अगर फियर ऑफ इंजरी करता है, इंजरी 44 में डिफाइंड है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में कोई भी इंजरी अगर पहुंचाते हैं तो वह एक्सटॉर्शन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? मैं जल्दी जल्दी टच कर रहा हूँ रेलेवेंट पार्ट्स को, ताकि आप लोगों को मेन और फंडामेंटल चीजें याद आ जाए। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में इनोसेंटली किसी भी आदमी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी आ जाती है और सब्सिक्वेंटली डिसऑनेस्टली वो कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज कर लेता है, तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगी। मैं यहाँ थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, उनकी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ के लिख के इतना आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, इतने दिन के बाद अपने आप डिस्टिंग्विश कर लोगे। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। अगर मान लो इमीडिएटली कोई आदमी मंदिर में गया, पर्स मिला, उसने उठा लिया, 2 आदमी ने पकड़ लिया, भाई साहब पर्स कैसे उठा लिया, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन आई नहीं है, कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज उसने किया नहीं है। मियर रिटेंशन इज नॉट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है। हाँ, यस, मैंने एग्जांपल दिया था, पर्स मिल गया मुझे, उसके अंदर किसी का विजिटिंग कार्ड है, मैंने उसको ढूंढ सकता हूँ, मैंने ढूंढा नहीं, मैंने उसको यूज कर लिया, भले ही चाहे 15 दिन बाद किया हो, 1 महीने बाद यूज किया हो, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं किया, आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। लेकिन रोड पे, हाईवे पे मुझे एक रिंग मिल गया, नेशनल हाईवे पे छोटा सा रिंग मिल गया, मैंने उठा लिया, अगर उसको मैं इमीडिएटली बेच दूंगा, आई मे नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। क्योंकि रिंग एक बहुत छोटी सी चीज है और उसको हाईवे पे किससे पूछूं मैं, कहाँ पता लगाऊं, कोई रीजन नहीं है दूर दूर तक कि मैं उसके ओनर को ढूंढ सकूं या कोई ऐसी चीज हो। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम भी माना जाएगा। कोई आदमी भारत सरकार का अगर एम्प्लॉई है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसको ट्रेजरी में जमा कराने थे, घर में शादी थी, उसने पैसे यूज कर लिए, कुछ दिन बाद जाके वापिस जमा करा दिए, इवन देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई भी चीज किसी व्यक्ति को एंट्रस्ट की जाती है, ठीक है, और उसको डिसऑनेस्टली वो कन्वर्ट टू हिज ओन यूज कर लेता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगी। नंबर 1 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट में कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पे डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी देते हैं या आप कोई एग्रीमेंट करते हैं उसके साथ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को डिस्चार्ज करने की, कोई और एग्रीमेंट है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, यू आर बाउंड बाय दैट। अगर उसका वायलेशन आदमी करता है तो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा। मान लो मैं ट्रस्ट का मेंबर हूँ और नथुलाल को जाकर कहता हूँ, भाई साहब ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट मेरे इंटरेस्ट की हुई है मेरे पास,
तो मैं जा कहता हूँ, बार बार क्लेम करता हूँ, नहीं मेरी प्रॉपर्टी, तुझे आगे रुकना है तो रुक जाओ, यहाँ रूम है या धर्मशालाएँ ये जैसे ट्रस्ट की होती है। मैं कहूँ नहीं, धर्मशाला का मालिक मैं ही हूँ, जिसको ठहरना हो ठहरो, कह दो मुझे। आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर दैट ऑल्सो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर शुड बी ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जो आदमी इंटरेस्ट कर रहा है और दूसरे में, ठीक है। तो इंटरेस्टमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंटरेस्टमेंट का मतलब यही होता है जो चीज़ हम दे रहे हैं। मैंने यहाँ तक आप लोगों को कहा था, अगर नोट हम किसी को इंटरेस्ट कर रहे हैं तो जिस नंबर के नोट दे रहे हैं उसको यूज करने का राइट नहीं है, वही नंबर के नोट उसने मुझे रिटर्न करने चाहिए। अगर दूसरे नंबर के नोट मुझे देता है तो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। मान लीजिए मैं 50,000 रुपये देगा किसी को, 10 दिन बाद वापस ले लूंगा मैं, और बीच में 50,000 उसने यूज कर लिए अपने पर्पस के लिए डिसऑनेस्टली। या 10 दिन बाद में आऊँगा, नथुलाल ने कहा मुझे कि 5 दिन के लिए भाई साहब 50,000 रुपये चाहिए ब्याज पे, इतने पैसे दे दूंगा, मैंने दे दिया लालच में, उसको मैंने यूज कर लिया। जब आया 10 दिन बाद, हालांकि उसने मेरे 50,000 वापस दे दिए उसने बेशक, बट ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी। मैंने आप लोगों को बताया था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर अगर कोई भी चीज जब हम इंटरेस्ट करके जाते हैं किसी को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, वो मस्ट है। अगर उसका वायलेशन करते हैं तो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। हमने किसी आदमी को अपना कोट दे दिया ड्राई क्लीन करने के लिए, अब उसने वो कोट हमें वापस नहीं दिया ड्राई क्लीन करके, जब हम लेने गए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। वो बेशक भले ही यूँ कहते हैं कि वो मेरा तो दिमाग खा गया जी, ये हो गया वो हो गया, दैट विल नॉट डू। आपको ड्राई क्लीन के लिए दिया था, आपको संभाल के रखना चाहिए था, और उसको मुझे देना चाहिए था। अगर हम मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह में लोग जाते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, उनको टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हम आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे, आप हमें इंटरेस्ट देंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको 15 डेज या महीने का नोटिस देगा, ऑक्शन देगा, ऑक्शन करके अपने पैसे वसूल कर लेंगे। तो उन्होंने ऑक्शन करके पैसा वसूल कर लिया और कम प्राइस में बेच दिया। जिस तरह की ज्वेलरी थी उसको नोटिस नहीं दिया, देवर हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भले ही डिले हो गया था, क्योंकि नोटिस देना चाहिए था, प्रीरिक्विजिट कंडीशन थी, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। मैंने आप लोगों को एक वो बताया था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन पे, एक बड़ा अच्छा केस बताया था, दिमाग से उतर गया था मेरे। वो बताया था ना, गली में स्वीपर है, उसको कोई नेकलेस मिल गया था, उसने उठा लिया, ठीक है, उसने किसी को दे दिया, वो अपने घर गई, उसने किसी को बताया कि ऐसे ऐसे नेकलेस मिल गया मुझे। तो वो जब घर गई उसने अपने भाई को बता दिया, और भाई आया स्वीपर के पास, अरे नहीं ये तो ना मेरे उसका है, मेरे फ्रेंड है, उनकी बहन का है, इसका, उससे लेके आ गया। राम दयाल वाला केस, हालांकि वो केस रॉन्गली डिसाइड किया गया था, है ना, हाँ रॉन्गली डिसाइड किया गया था, क्योंकि जब वो उससे स्वीपर से ले रहा है वो उसकी पोजेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पोजेशन तो किसी और उस नहीं सॉरी उसके पास जो आया है वो इनोसेंटली नहीं आया है, उसने तो उसको इंड्यूस किया है, उसको डिसीव किया है, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, कि मुझे डिलीवर करो, मेरे फ्रेंड की बहन का है ये, तो वो चीटिंग हो सकती है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है इसके अंदर। ये 498 406 के केस हर रोज आप लोग देखते ही हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ना, 498 406 के केस होते हैं डेली, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। क्या कहते हैं, मैं शादी होके गई, अगले दिन मेरी सास ने, घर वालों ने, सबने कहा ज्वेलरी कहाँ खराब कर दोगी, खो दोगी, हमें दे दो, हम उसको लॉकर के अंदर रख देते हैं। मैंने उनको इंटरेस्ट कर दी, और अब मैं वहां से आ गई हूँ, झगड़ा हो गया, मैंने उनसे ज्वेलरी मांगी, उन्होंने मना कर दिया। 406 बनती नहीं बनती? तो वो हो गया। फिर मैंने आप लोगों को किडनैपिंग और अब्डक्शन बताया था। किडनैपिंग में सिंपली टेकिंग माइनर और मेजर, मैंने आपको 16 और 18 साल मैंने बता ही दिया था। सिंपल टेकिंग लॉफुल गार्जियन की पोजीशन से अगर आप
ले जा रहे हैं किसी को, सिंपल टेकिंग इज सफिशिएंट। टेकिंग और एंटाइसिंग वर्ड है उसमें, ठीक है। उसमें मैंने एस वरदाराजन वाला केस आप लोगों को बताया था, जिसके अंदर वो 17 साल 11 महीने और कुछ दिन की लड़की थी। उसने कहा कि वो मेजर रनअप थी, सोफिस्टिकेटेड कॉलेज में पढ़ रही थी, मद्रास में पढ़ रही थी, इसलिए किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। बट दैट डिसीजन वाज क्रिटिसाइज्ड। और फिर टीडी वेट गामा वाले केस में भी यही हुआ था कि उसमें एंटाइसिंग नहीं हुई है, वो लड़की अपने आप चल के आई उसके पास, अपने आप गई है, तो वो भी रॉन्ग डिसीजन था। बाद में अल्टीमेटली सेटल्ड लॉ ये है, एंटाइसिंग क्या है कि किसी में कोई डिजायर पैदा करना, उसको कुछ ये कहना कि भाई ठीक है तुम मेरे साथ चलो शादी करेंगे, बॉम्बे ले जाऊंगा, तुम्हें बढ़िया नौकरी लगाऊंगा, गोलगप्पे खिलाऊंगा और वहाँ खिलाऊंगा, क्या बॉम्बे का भेलपुरी भी खिलाऊंगा। लड़की आ जाती है तो एंटाइसिंग में आ जाएगा। सिंपली टेकिंग हो गया तो टेकिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है, तो इसीलिए टेकिंग एंड एंटाइसिंग को दोनों को एक साथ नहीं पढ़ना है, आइदर टेकिंग और एंटाइसिंग दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। मैंने उसमें आप लोगों को एक हरियाणा का केस बताया था, वो लड़की को ले आया था, वहाँ से लाया, फिर दिल्ली ले आया, फिर कहीं और ले गया। और एक केस और बताया था मैंने, तो किसी की वाइफ किसी के पास चली गई थी, माइनर थी, कुछ दिन उसने रखी और उसकी वहाँ से दूसरा ले गया, ठीक है ना। तो वो लॉफुल गार्जियन से नहीं लेके गया था, ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग, ठीक है। आप लोगों को पता है ना वो केस, ठीक है। तो वो हो गया। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा हाँ, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर ना एक केस रह गया था। वो आदमी इम्पोर्टेंट था, किसी लेडी के पास गया था, उसको छेड़ता वेड़ता रहा, उसने उसको लात वात मार दी, जो भी करा, और गुस्से में आके उसने उसको मार दिया। कह रहा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। उसने कहा आप अपनी इम्पोर्टेंसी का या अपनी कमी का फायदा उठा के ये नहीं कह सकते ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, तो सेल्फ शॉट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। कोई ध्यान तो किडनैपिंग अबडक्शन के अंदर तो किडनैपिंग में इम्पोर्टेंट चीज यही है, इम्पोर्टेंट डिसीजन मैंने बता दिया। एस वरदाराजन का था, टीडी वडगामा वाला केस था, एक हरियाणा स्टेट राजाराम शायद केस का नाम था, वो था। और टेकिंग, जो आप लोगों को समझने की चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है, टेकिंग और एंटाइसिंग को एक साथ नहीं पढ़ना है, आइदर टेकिंग और एंटाइसिंग, बस। कई सारी जजमेंट्स है, उनमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिंग जजमेंट्स है। तो अबडक्शन में एक आदमी होटल पे, वो अबडक्शन में बताया ना, उसमें फोर्स यूज होता है। किडनैपिंग में फोर्स की जरूरत नहीं, अबडक्शन में फोर्स यूज होता है, ठीक है। माइनर का भी अबडक्शन हो सकता है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था। वो ढाबे पे खाना खा के चला गया एक आदमी, वो मालिक के लड़के गए रे, खाना खा गया, पैसे दे के नहीं गया, वो उसको उठा के ले आए, उसको मारा पिटा, मर गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और ये हमारे पैसे नहीं दे के गया था, और इसलिए हम इसको पकड़ के उठा के लाए। जब उसको पकड़ के उठा के आप लेके आ गए हैं, तो वहाँ अबडक्शन तो हो ही गया ना उसका, आपने फोर्स यूज कर लिया, उसको उठा लाए। लेकिन उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये अबडक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो अपने पैसे स्कोर करने के लिए उसको लेके आए थे, बट दैट वाज ए रॉन्ग डिसीजन। अबडक्शन इज अबडक्शन, ठीक है। जहाँ आपने फोर्स किया, किसी आदमी को लेके आप जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं, तो इट विल बी अबडक्शन। देन मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट बताया था। अटेम्प्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेंशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए। एक्ट नीड नॉट बी पेनल्टीमेट एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं। एक्ट का मतलब ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, सिंपल एक्ट नहीं होना चाहिए, तभी उसको एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस माना जाएगा। और जब एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होता है तो उसको अटेम्प्ट कहते हैं, और जब अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है तो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। हाँ, बाकी लोगों को बताया था, सिंपल एक्ट इज नॉट सफिशिएंट, ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, और जब अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है तो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए थे। एक आदमी स्टैंप खरीदने जा रहा, स्टैंप पेपर उसने खरीदा खुद जाके नथुलाल बन के, ठीक है, तो वहाँ कह रहे प्रिपरेशन ही है, लेकिन जब दूसरे आदमी को साथ ले गया और उसको ये कह रहा कि नहीं ये नहीं ये है, और उसके नाम से ले रहा, तो ओवर्ट एक्ट आ गया था, दोनों में डिफरेंस था, तो वो लायबल हो गया था। फिर मैंने आप लोगों को वो बताया था, वो मीट के
उस पर लगा रहा था, स्टिकर लगा रहा था ओवरसी ब्राउन वगैरह में, और कुछ फ्रिज में भी पैकेट रखे हुए थे उसके वहाँ से मिले, तो उसकी तैयारियाँ ही कहलाएगी। वो ये नहीं कहा गया कि ये ही हैज क्रॉस्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि अनलेस एंट्री स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज क्रॉस्ड देयर कांट बी अटेम्प्ट। ठीक है, वो होना चाहिए। फिर वो मैंने आपको वो जर्मनी वाले सोल्जर वाला भी एग्जाम्पल दिया था, कि वो बच्चे के साथ गया, नेक्स्ट डे के लिए बोल के गया, नेक्स्ट डे जब वहाँ पर गया, वहाँ पे चूंकि वो जो कर सकता था ही डिड दैट, उसने तो उसको लालच दिया, नेक्स्ट डे आओ तो मैं मूवी भी दिखाऊंगा और चॉकलेट भी खिलाऊंगा, जो भी उसको कहा, तो ओवरटेक्ट में आ गया, तो अटेम्प्ट हो गया था फॉर ग्रोस इंडिसेंसी। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल आ गया था। फिर मैंने आप लोगों को कुछ डॉक्ट्रिन्स बताई थी। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट सफिशिएंटली नज़दीक होना चाहिए। मलकियत सिंह वाला केस था, वो पंजाब से पैडिंग लेके आ रहा था, दिल्ली से 80 किलोमीटर परे था, वो बहुत नज़दीक नहीं था, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट में नहीं आ रहा था वो। आप ऑफेंस कंप्लीट, जहाँ ऑफेंस कंप्लीट होना है उसके सफिशिएंटली नज़दीक होना चाहिए। अभेदन मिश्रा वाले में भी यही हुआ था, उसने वो मार्कशीट वगैरह भेज दी थी, उसने अप्लाई करके भेज दिया था, उसने अपना काम कर दिया था, एडमिट कार्ड आ गया था उसके पास, ही डिड हिज जॉब, जो कर सकता था, ओवरटेक्ट कर दिया था उसने, एक्ट वाइज द कमीशन ऑफ कर दिया था, तो उसमें अटेम्प्ट हो गया था। और उसमें ये भी हेल्ड हुआ था कि जो एडमिट कार्ड है इट इज़ प्रॉपर्टी। ठीक है, वो हो गया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रॉक्सिमिटी टेस्ट के बाद वो बताया था, इक्विवोकलिटी टेस्ट। हाँ, इक्विवोकलिटी टेस्ट और होम्स क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन दिया था कि अगर चलती हुई मूवी है, अगर उसको हम रोक दें, उसके बाद सभी यूनानिमसली ये कहते हैं कि नेक्स्ट इंसिडेंट यही होगा, तो वो उसमें उसका टेस्ट है चेक करने का, इक्विवोकलिटी टेस्ट है कि नहीं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को वो बताया था, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बताया था कि अगर आप ऑफेंस कमिट करने वाले ही थे, वो माचिस ले रहा था, वो इलस्ट्रेशन वो भी दिया था ना, कि दोनों जगह एप्लीकेबल है। एक आदमी माचिस लेके जा रहा है, किसी की फसल को जलाना चाह रहा है, माचिस ली उसने, प्रिपरेशन की, लेके गया, झुका और तीली जलाने ही वाला था, फिल्म आपने स्टॉप कर दी, इक्विवोकलिटी टेस्ट भी होगा। और सेकेंडली थर्ड पार्टी इंटरवेंशन में भी आ गया, जैसे ही वो यूँ करने लगा, देखा ना, उसने देख लिया मुझे थर्ड आदमी ने, और वो बता देगा जिसकी फसल है, ही स्टॉप्ड। ठीक है, फिर डॉक्टर ऑफ लोकस पेरेंशिया, ठीक है, वो डॉक्टर है, पछताने का समय है कि नहीं, नहीं रिपेंटेंस, अगर रिपेंटेंस का टाइम है तो वहाँ अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा उसमें भी। फिर मैंने डॉक्टर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बताई थी, रात के अंधेरे में गया, उसने देखा कि वो स्टंप था पेड़ का, और उस पर जाके उसने वार कर दिया था, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक आदमी नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में आता है इन एडिक्वेट इन एडेप्टेबिलिटी ऑफ मीन्स। इन एडेप्टेबिलिटी ऑफ मीन्स में अगर आपके मीन्स सफिशिएंट नहीं है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। उसमें इलस्ट्रेशन भी है, जेब के अंदर हाथ मारा, कुछ नहीं मिला, ही विल बी हेल्ड लायबल, क्योंकि उसने तो अपना काम कर ही दिया था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी एक आदमी किसी को मारना चाहता है, मिसकैरेज करना चाहता है, जो दवाई वो देना चाहता है, उसने उसको दवाई डाल दी खाने में, उसने खा लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। क्यों कि जो वो दवाई देना चाहता है, वो चांस की बात है कि वो हार्मलेस दवाई थी जो उसने उसको दे दी, तो वहाँ अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके जो मीन्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। मैंने वैसे भी इलस्ट्रेशन दिया था, आप किसी अलमारी को तोड़ना चाहते हैं, बुक लेके हाथ में, बुक से तोड़ रहा हूँ मैं, तो इन एडेप्टेबिलिटी ऑफ मीन्स है, मीन्स आर नॉट सफिशिएंट, तो ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड। वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब वाला मैंने इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी बताया था। वो सिल्वर गोल्ड, सिल्वर को बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्रीक पे, वहाँ क्रीक पे चले गए थे। मैंने क्रीक का मीनिंग भी आप लोगों को बताया था। उनके पास बॉक्स थे, जब वो रात में गए, वो एजेंसी एनफोर्सिंग एजेंसी वहाँ पर गई, तो उनको मोटर बोट की आवाज़ भी सुनाई दी, स्टार्ट हो गई, वहाँ भागी थी, मौके पर जाके पकड़ लिया। अगर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होता तो वो 100% एक्सपोर्ट कर देते, दे वर हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। वो भी मैंने मित्रा वाला केस दोनों में बताया था, अटेम्प्ट में भी उसमें भी, कि वो 2 नोट के 2 हाफ जो भेजे थे दोनों में आ गया था ना अटेम्प्ट में। और एक वो था, हमने बताया था कि
वो ब्रिटेन का एक पॉलिटिशियन था, वो मरने का मियामी में यूएसए में जाकर मरने का बहाना कर रहा था, इंश्योरेंस करा के चला गया था कि बीबी को क्लेम मिल जाएगा। बीबी वाज इनोसेंट, उसको पता नहीं था। वो समुद्र में वहाँ घुस के ऑस्ट्रेलिया में जाके निकल गया। उसकी वाइफ ने क्लेम डाल दिया, तो उसने प्ली ली, भाई मैंने तो कोई क्लेम नहीं मांगा, भाई वट एवर यू कुड डू यू हैव डन इट। तुम्हें यही तो दिखाना था, मैं मर गया। अगर सच में कोई आदमी मर जाए तो उसके बाद क्या कर लेगा? ही कांट डू एनीथिंग, फॉर्म थोड़ा भरने आएगा। तो ही वाज हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। ठीक है, फिर असगर अली वर्सेस एम्परर वाला मैंने बताया था। वो मिस कैरेज के लिए दवाई दे रहा था, हार्मलेस मटेरियल था, वो चला गया था। तो अटेम्प्ट में मोटा मोटी तो मैंने आप लोगों को बता दिया मेरे ख्याल से, कोई और बहुत गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। बाई एंड लार्ज आप लोगों का ये आईपीसी मैंने रिवाइज करवा दिया है। कोई क्वेरी हो आईपीसी पे आप लोग बताओ। देखो, आप लोगों को आईपीसी ऐसे ही याद होना चाहिए। अगर कोई आदमी कहे आईपीसी बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे थर्ड बोलना चाहिए। आप लोग तो यंग हो, अब हम लोगों की मेमोरी पे भी तो फर्क पड़ता है ना थोड़ा सा। आप लोगों को तो ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, ठा 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 ऐसे ही चलना चाहिए, समझ गए? और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं से। फादर पे एलिगेशन लगता है किडनैपिंग का? है फादर पे? किस पे? फादर पे पागल तो ऑफेंस कर ही नहीं सकता ना। किडनैपिंग का सर फादर, क्योंकि जॉइंट ऑनरशिप होती है फादर ना। कह रहे हैं, फादर फादर पे? हाँ। हाँ, यस यस यस, हाँ बता। बैंक में हस्बैंड वाइफ का दोनों का मैंने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ बताया था, याद है आप लोगों को? हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मैंने डिफरेंस करके बताया था ना। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हस्बैंड अगर वो ज्वेलरी वगैरह वहाँ से रिमूव करता है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। बट मुस्लिम लॉ में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि वो उनका जो रिलेशनशिप है उस लेवल का नहीं है जो हिंदू लॉ के अंदर होता है। इसलिए हिंदू लॉ में अगर वाइफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेती भी है तो वाइफ लायबल नहीं है, हस्बैंड लायबल होता है। यही बताया मैंने आप लोगों को, डिफ्रेंशिएट किया था। अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों का बच्चा है, अगर बच्चा भी है तो अगर उसको लीगली बच्चे की कस्टडी माँ को मिली हुई है, बाप बेशक उसका फादर है लेके जाता है, हाँ हाँ। अब मैं ऐसे करूँगा तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ही मान के चल रहा हूँ, केस पता है आप लोगों को, मैं खाली फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो उसमें भी हो सकता है जॉइंटली, ठीक है। हाँ, अब मंडे को क्लास होगी होपफुली, और 5 बजे होगी, और जय थरेजा जी लेंगे, सीपीसी पे लेंगे, और सर एक और क्वेश्चन है दशरथ पासवान वाला केस बताया तो मैंने, दशरथ पासवान वाला केस बताया नहीं सर? उसी केस में पूछ रहा हूँ, आपने बोला सेक्शन 87 रेफर करो, उसमें बोला है रेफर नहीं करो 87। मैंने कहा 87 में इस सेक्शन में डिफरेंस है, मैंने डिफरेंस बताया है। 87 पढ़ो और सुनो, 87 पढ़ो और वो उसका एक्सेप्शन पढ़ो, दोनों आपको सिमिलर लगेगी। बट डिफरेंस क्या है? 87 के अंदर मेंस रिया नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत मेंस रिया है। दिस इज द डिफरेंस है। और आप लोगों को सर आउटकम क्या हुआ? आउटकम क्या हुआ इसका? उसमें कल्पेबल होमिसाइड होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इवन आफ्टर कंसेंट। हाँ, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो होगा। जो एक्सेप्शन है 300 की, वो यही तो है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कर दिया, आप कहेंगे ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड होगा, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। ये पर्टिकुलर चीज जनरल एक्सेप्शन में आती नहीं है सर। कि कौन सी? जो ये कंसेंट वाला सिस्टम एक्सेप्शन ही तो पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे एक्ट तो पढ़ लिया करो, रीड द एक्ट। वेयर इज बेयर एक्ट? वेयर इज योर बेयर एक्ट? यू हैव द बेयर एक्ट? हैव द बेयर एक्ट? हाँ, रीड exception 5 of 300. Read it, then talk to me. And read 87 also, then talk to me. Then tell me the difference.
पढ़ेंगे है नहीं, सारा जब मैं घुटवा दूँ यहाँ पर बैठा के दिमाग में डाल दूँ इंजेक्शन लगा के, दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो तो आप लोगों को कुछ को बताता हूँ, म्यूजिक को बताता हूँ। अच्छा, देखो थोड़ी बहुत शेर व शायरी जरूर आनी चाहिए, समझिए। खास तौर पर जो यंग है उनको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी को दोस्त बनाओगे, लड़का लड़की को बनाए या लड़के लड़की को बनाए, एक आध शेर वेर आना चाहिए बोलने वालने के लिए, इंप्रेशन मारने के लिए शेर भी आने चाहिए, थोड़ी बहुत गजलें भी आनी चाहिए, ठीक है। और हिंदी सॉन्ग तो आप लोग सुनते ही होंगे, वो हालांकि आजकल तो जो सॉन्ग आते हैं उसमें ज़्यादा चल नहीं पाते, जो पुराने सॉन्ग सारे चलते हैं। उसका कारण पता क्या है, जो आजकल जितने भी गाने आते हैं ना, वो आते हैं मैं रोबड़ी तेरे बिन मर जाना नहीं, जी जाना, गोलगप्पे खिला देंगे, वो ढंग के गाने वाने होते ही नहीं, इसलिए फेल हो जाते हैं। तो कभी मौका मिले, जैसे बड़े गुलाम अली हैं, उनकी एक बड़ी हिट गज़ल है, कभी सुनना आप लोग, हम तो तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर। बहुत अच्छी गज़ल है, कभी उसको सुनना। मेहंदी हसन की एक गज़ल है कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मेरी जात तुझे मरकर भी चाहूँगा, बड़ी अच्छी गज़ल है। माजिद सोला की एक गज़ल है कि हजार गम लगे हैं तेरे, कि हजार गम लगे हैं तेरी आशिकी के पीछे। बड़ी अच्छी गज़ल है, मुझे पहले वाली लाइन में मिस कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी गज़ल है, वो जरूर सुनना कभी आप। ये बड़े ध्यान से सुनना। जगजीत सिंह को, प्यार मुझसे जो किया है तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। और एक की दूसरी है, वो बड़ी है, एक और बड़ी हिट है इनकी, बताओ कोई। हंगामा है कि मोहब्बत का एहसास भी तुझे है कि नहीं। सर एक्टर आशुतोष राणा की भी बहुत अच्छी वो। हाँ हाँ, भाई मुझे जो अच्छी लगी मैं बता रहा हूँ, आप जो बताएं आप भी बता देना, उसमें क्या बात है। तो ये दो गज़लें अच्छी इनकी। और एक हमारे असलम साबरी जी हैं, वो यहाँ मैंने बुलाया भी उनको 2 बार, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी हैं कि आज मेमोरी का पता नहीं क्या हो गया है। एक तो वही है कि तुझे प्यार करते करते, एक तो इतनी बड़ी अच्छी ये है। और एक और है जिसमें वो उनका शेर भी बोलते हैं, उसमें शेर में ध्यान है, रेत पर आंसुओं से तेरे नाम की जो लिखी थी कहानी बेपड़ी रह गई। वो उसी को दूसरे अंदाज में कहते हैं कि वो हमें खत लिख रहे थे, इतने में गैर आ गया, गीला खत जो तय हुआ तहरीर दोहरी होगी, तो उस तरह का उसमें है। तो उनको सुनना बड़ा अच्छा है उनका भी अभी। पुराना गाना भी है, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का मुड़ाया मजाक। नहीं वो तो है, उस पे तो ये